So students, I am here with the part second of the surface chemistry, in which first topic is factors affecting adsorption. कौन कौन से फैक्टर एड्जॉर्प्शन के रेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये स्पेसिफिकली है एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड। उनके लिए हम फैक्टर स्टडी करेंगे कि गैसेस अगर सॉलिड पे एड्जॉर्ब होंगी तो उनको कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट फैक्टर है सरफेस एरिया। आपको दिख रहा है देयर इज़ स्मॉल सरफेस एंड देयर इज़ अ लार्ज सरफेस। बिल्कुल क्लियर है कि अगर सरफेस कम होगा तो एड्जॉर्प्शन भी कम होगी, सरफेस ज़्यादा होगा तो एड्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी। तो मोर द सरफेस एरिया ऑफ द एड्जॉर्बेंट, मोर विल बी द रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन। सेकेंड इज़ नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट। एड्जॉर्बेट जो गैस एड्जॉर्ब होगी उसके नेचर पे कैसे डिपेंड करता है, इसमें मेंशन है मोर। CT मीन्स क्रिटिकल टेम्परेचर। मोर विल बी क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर है उतनी देर तक लिक्विफिकेशन चलेगी और जितनी ज़्यादा गैस लिक्विफाई होगी उतनी ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी। तो मोर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द एड्जॉर्बेट गैस, more will be its liquefaction and more will be its adsorption. नेक्स्ट इज एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट। एक्टिवेशन का मतलब है एड्जॉर्बेंट का सरफेस फिर से नया बन जाना। जैसे हमारा ये एड्जॉर्बेंट है, अगर इसके सरफेस पे गैस एड्जॉर्ब हो गई है तो अगर आप प्रेशर डिक्रीज़ करो तो ये गैस यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी। इस तरह टेम्परेचर इंक्रीज़ करके भी हम या कूलिंग करके बहुत सारे मेथड्स होते हैं हमारे पास जिससे हम एक्टिवेशन कर सकते हैं। एक्टिवेशन मीन्स इंक्रीजिंग द एड्जॉर्बिंग पावर ऑफ एड्जॉर्बेंट। अगर आप एड्जॉर्बेंट का सरफेस नया कर दोगे, उसकी एड्जॉर्बिंग पावर इंक्रीज़ कर दोगे तो मतलब उसकी एक्टिवेशन हो जाएगी। नेक्स्ट फोर्थ फैक्टर इज़ प्रेशर। यहाँ आप फर्स्ट डायग्राम देखिए, दिस इज़ फर्स्ट डायग्राम, दिस इज़ सेकेंड डायग्राम। फर्स्ट डायग्राम में लिक्विड है और ये है गैस और यहाँ हमने पिस्टन अप्लाई किया हुआ है। अगर प्रेशर नहीं अप्लाई करेंगे तो कुछ थोड़ी बहुत गैस जो है वो डिज़ोल्व रहेगी। अगर हम पहले पिस्टन इस पोजीशन पर है तो थोड़े बहुत गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिक्विड के कांटेक्ट में हैं और कुछ लिक्विड में रिटेन हो गए हैं। और अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ कर देंगे देन मोर एंड मोर गैस मॉलिक्यूल्स विल कम ऑन द इन कंटेक्ट विद द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो जितने ज़्यादा कंटेक्ट में आएंगे उतना अट्रैक्ट होंगे और उतना ही रिटेन होंगे। तो इट मीन्स क्लियर है मोर द प्रेशर मोर विल बी रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन। एंड द लास्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए हमने ये एक लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम। सॉलिड प्लस गैस इज़ इन इक्विलिब्रियम विद गैस ऑन सॉलिड प्लस हीट। गैस सॉलिड पर एड्जॉर्ब हो गई और साथ में क्या इवॉल्व हुई है, हीट इवॉल्व हुई है, मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। और अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है तो अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियर प्रिंसिपल ये कहा गया है कि अगर प्रोसेस पहले ही एक्सोथर्मिक है और आप उसे और हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो प्रोसेस उस डायरेक्शन में इंक्रीज़ होगा जिसमें वो हीट यूज़ होगी। हीट यूज़ कौन सी डायरेक्शन में होगी कि अगर हीट यूज़ हो तो गैस ऑन सॉलिड जो एड्जॉर्ब होता है वो फिर से अलग हो जाए, मतलब डीज़ॉर्प्शन का प्रोसेस हो जाए। डीज़ॉर्प्शन मतलब जो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट जो हैं इनका अलग होना। ये अलग किस तरह से होंगे, सॉलिड और गैस की एड्जॉर्प्शन है, गैस सॉलिड पर एड्जॉर्ब हो गई, हीट इवॉल्व हो रही है और अगर आप और हीट प्रोवाइड करोगे तो जो हीट प्रोवाइड कर रहे हो वो यूज़ होगी। इसका मतलब प्रोसेस जो है वो बैकवर्ड होगा और बैकवर्ड होगा तो मतलब सॉलिड और गैस दोबारा से अलग होंगे। तो सीधा सा हमारा इसका मतलब ये है कि विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेज बिकॉज प्रोसेस इज ऑलरेडी एक्सोथर्मिक इन नेचर। Now next is why adsorption is considered as exothermic in nature. एड्जॉर्प्शन को हम एक्सोथर्मिक क्यों कंसीडर करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास दो फैक्ट्स हैं। सेकंड फैक्ट इज़ दिस एंड फर्स्ट फैक्ट इज़ दिस। फर्स्ट फैक्ट क्या कहता है कि जब भी एड्जॉर्प्शन होती है, व्हेन एड्जॉर्प्शन अकर्स रेजिडुअल फोर्सेस डिक्रीजेज। रेजिडुअल फोर्सेस क्या होती हैं,
जो भी लिक्विड का या सॉलिड का सरफेस है उनमें बॉन्ड्स होते हैं, वो बॉन्ड्स टूटते हैं क्योंकि लिक्विड के सरफेस में गैस मॉलिक्यूल्स भी एंटर करने हैं, तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स की आपस की इंटरेक्शन टूटती है, तो उसे हम कहते हैं रेजिडुअल फोर्सेस डिक्रीजेज, जो बॉन्ड हैं उनके वो कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है सरफेस एनर्जी डिक्रीजेज, क्योंकि रेजिडुअल फोर्स डिक्रीज़ हो रहे हैं इसलिए सरफेस की एनर्जी भी डिक्रीज़ होगी। बॉन्ड्स कम हो गए तो बॉन्ड्स की वजह से ही सरफेस की एनर्जी है, तो बॉन्ड्स कम हो गए तो इट मीन सरफेस की एनर्जी भी कम होगी। और अगर एनर्जी कम हो रही है मतलब पहले जितनी थी उससे कम हो रही है, इसका मतलब क्या है कि देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी, एंड लॉस ऑफ एनर्जी इफ देयर इज एनी प्रोसेस, दैट प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक इन नेचर। द प्रोसेस विच इन्वॉल्व लॉस ऑफ एनर्जी इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक तो हमारा ये फैक्ट हो गया कि रेजिडुअल फोर्स डिक्रीज हो रही है जिसकी वजह से सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो रही है, जो हमें सीधा बताता है कि लॉस ऑफ एनर्जी है मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। एक फैक्ट है हमारा गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन को लेकर। गिब हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन हमारी क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच इज एंथैल्पी, डेल्टा टी टेम्परेचर है, और डेल्टा एस क्या होती है, एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। तो जैसे एड्जॉर्प्शन होगी तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सरफेस पर आके असेंबल हो जाएंगे, तो रैंडमनेस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम कहते हैं फॉर एड्जॉर्प्शन डेल्टा जी इज़ नेगेटिव। डेल्टा जी नेगेटिव उन प्रोसेसेस के लिए होती है जो प्रोसेस होते हैं, द प्रोसेस विच आर स्पॉन्टेनियस। तो क्योंकि एड्जॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस होता है तो डेल्टा जी हम कहेंगे इसके लिए नेगेटिव ही है। आगे अगर इन दो फैक्टर्स को आप कंसीडर करो, डेल्टा एस मतलब रैंडमनेस डिक्रीज होगी। अभी हमने बात की क्योंकि मॉलिक्यूल्स असेंबल हो जाते हैं आके सरफेस पर, उनमें रैंडमनेस कम हो जाती है, बिखराव कम हो जाता है, तो डेल्टा एस जो है वो डिक्रीज़ करेगा। डेल्टा एस डिक्रीज़ करेगा मतलब डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव और नेगेटिव मिला के पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब डेल्टा जी हमारा पॉजिटिव आना चाहिए फिर उसके अकॉर्डिंग। बट डेल्टा जी नेगेटिव होता है प्रोसेस के लिए, तो हम बताएंगे कि प्रोसेस के लिए नेगेटिव कैसे हो सकता है। ये प्रोसेस के लिए नेगेटिव तब होगा व्हेन डेल्टा एच इज़ नेगेटिव, जब डेल्टा एच नेगेटिव होगा। सेकेंड थिंग, जब डेल्टा एच टी डेल्टा एस है, ये दो फैक्टर्स हमें माइंड में सेट रखने हैं कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव होगा और डेल्टा एच इस पैरामीटर से ज़्यादा होगा तब डेल्टा जी नेगेटिव होगा। तो डेल्टा एच इफ़ नेगेटिव, डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच इज़ change in enthalpy, change in heat. Change in heat if is negative, अगर change in heat नेगेटिव होता है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। डेल्टा एच का साइन नेगेटिव एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए होता है, तो हम कह रहे हैं यहीं से पता लग रहा है डेल्टा एच नेगेटिव है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है और एड्जॉर्प्शन होता भी है। तो ये सारे फैक्टर्स हमें बता रहे हैं, ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो आप इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। दीज टू आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ पार्ट 2 इज एड्जॉर्प्शन आइसोबार। फर्स्टली, व्हाट इज आइसोबार? The graph between rate of adsorption versus temperature at constant pressure. Isobar means pressure constant है और adsorption का isobar है तो ग्राफ रहेगा rate of adsorption versus temperature and at constant pressure. It is termed as adsorption isobar. There are two types of adsorption isobar. First is for physical adsorption, second is for chemical adsorption. फिजिकल एड्जॉर्प्शन में आप देख सकते हैं x/m मेंशन किया हुआ है। x/m मीन्स रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन, x मीन्स मास ऑफ एड्जॉर्बेट एंड m इज मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, मास ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड पर किलोग्राम मास ऑफ एड्जॉर्बेंट। कितना गैस का मास एड्जॉर्ब होगा अगर हमारे पास 1 किलोग्राम एड्जॉर्बेंट है तो कितना एड्जॉर्ब होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन। और वो कितना डिपेंड करेगा वो हम साथ में फैक्टर ले रहे हैं। फैक्टर क्या ले रहे हैं? टेम्परेचर, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो कितना गैस जो है वो एड्जॉर्ब होगा पर यूनिट एड्जॉर्बेंट पर। तो टेम्परेचर के साथ अगर हम इफेक्ट स्टडी करते हैं दैट इज़ एड्जॉर्प्शन आइसोबार। अगर आप इसमें देखें तो इसमें हमें पता क्या लगता है, तो ये मैंने मार्क्स लगाए हैं
जो कि बताते हैं अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो एड्जॉर्प्शन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या करता है, डिक्रीज़ करेगा। इस तरह का प्लॉट हमें बताता है कि दोनों चीज़ें एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। जैसे कि अगर हम ये पॉइंट देखें, इस पॉइंट पर अगर टेम्परेचर है तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन कितना है, इतना है। अगर हमने टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दिया तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इतना हो गया। अगर टेम्परेचर और डिक्रीज़ किया, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन कितना हो गया, इतना हो गया। तो आप इसे इन्वर्सली भी देख सकते हैं, इस तरह से फर्स्ट पॉइंट ले सकते हैं, इसे सेकंड पॉइंट ले सकते हैं, इसे थर्ड पॉइंट ले सकते हैं। तो मैंने टेम्परेचर डिक्रीज़ करने में बताया कि अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करोगे तो एड्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होगा, और अगर इन्वर्सली टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो एड्जॉर्प्शन डिक्रीज़ होगा। दिस इज़ फॉर फिजिकल एड्जॉर्प्शन, क्योंकि हमें पता है कि एड्जॉर्प्शन इज़ एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक है, जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे उतना ज़्यादा रेट डिक्रीज़ करेगा। सेकेंड इज़ फॉर केमिकल एड्जॉर्प्शन। केमिकल एड्जॉर्प्शन में होता क्या है, देयर इज़ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो जो भी टेम्परेचर होगा वो कहाँ यूज़ होगा, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट में बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा तब एड्जॉर्प्शन डिक्रीज़ होगा। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन फर्स्टली इंक्रीजेज अप टू मैक्सिमम एक्सटेंट, देन इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, क्योंकि सरफेस जो है वो कवर हो जाता है, सरफेस पर मैक्सिमम बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुकी होती है, उसके बाद रेट जो है वो डिक्रीज़ करना शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में हम जो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं दैट विल यूज़ एज एक्टिवेशन एनर्जी, वो एक्टिवेशन एनर्जी की फॉर्म में यूज़ होता है, मतलब केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन उससे फास्ट अप होती है। तो जब केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन मैक्सिमम हो जाती है उसके बाद रेट जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। थैंक यू।